ऑटो रिफ्यूजल क्या होता है? डिफरेंट तरीकों से वीजा कंडीशंस को ब्रीच कर चुके हों तो इस सूरत में डिपार्टमेंट जो है वो ऑटो रिफ्यूजल करता है। वीजा ऑफिसर किस चीज को देखता है वीजा फाइल में? डेफिनेटली फॉरेन रिलेशन को देखेगा। कोटा सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में भी? कोटा सिस्टम तो हर कंट्री का लाजमी होता है। ये थिंक टैंक कुछ ज्यादा नहीं पाकिस्तान के खिलाफ? अभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शाहीन मलिक है विद अ न्यू एक्सपर्ट। ये ऐसा पॉडकास्ट है जो सबको, जो बच्चे चले गए हैं, जो जाना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, जो नई एजेंसीज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काम करना शुरू कर रही हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपने पूरा सुनना है हर क्वेश्चन, और इसका डिटेल्ड जो आंसर है ना वो आप लोगों को परफेक्ट कर देगा जब आप प्रोसीड करेंगे अपनी ऑस्ट्रेलिया स्टडीज प्लान। सो बहुत ध्यान से सुने और मैं अब बताती हूँ हमारे साथ है कौन। आज है मेरे साथ उस्मान भुट्टा मंदी बहाउद्दीन से, जिनका एक नाम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, चाहे वो एजेंसीज हैं या स्टूडेंट्स हैं। जो भी ऑस्ट्रेलिया सोचता है तो सबसे पहला नाम आता है उस्मान भुट्टा का। और अब तक वो तकरीबन लास्ट 12 ईयर्स से उन्होंने काम शुरू किया था, और वो खुद भी ऑस्ट्रेलिया नेशनल है, और उन्होंने अभी तक 5000 स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं। हर लेवल के इंस्टीट्यूट में और हर असेसमेंट लेवल को उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है। मास्टर हैं इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड टू चेक द एलिजिबिलिटी एंड टू फुलफिल द वीजा रिक्वायरमेंट्स। तो थैंक यू उस्मान फॉर योर टाइम हियर एट शाहीन। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेयर। सो हमने बहुत सी बातें करनी है आपसे। ये देखें मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, जो बहुत ज्यादा सबके जहन में आता है, वो उस्मान आपसे ये है कि ऑटो रिफ्यूजल क्या होता है? ऑटो रिफ्यूजल ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल होता है, और मेन रीजन उसके पीछे ये होती है कि जब उनका कोटा खत्म हो जाए और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हो जाएं, और जो स्टूडेंट्स वहां जा चुके हैं वो डिफरेंट तरीकों से वीजा कंडीशंस को ब्रीच कर चुके हों तो इस सूरत में डिपार्टमेंट जो है वो ऑटो रिफ्यूजल करता है। और डेफिनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दफा ये हो चुका है कि ऑटो रिफ्यूजल हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि एप्लीकेशन अप्लाई की गई है और ठीक 5 मिनट 10 मिनट बाद रिफ्यूजल आ गया है, और वो लगा है रिफ्यूजल, सेम रिफ्यूजल जो 1 महीने बाद आया या 10 मिनट बाद आया, तो रिफ्यूजल बिल्कुल सेम था, वर्डिंग बिल्कुल सेम थी, इवन के एक डॉट भी चेंज नहीं था। तो डेफिनेटली ऑटो रिफ्यूजल जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट करती रहती है। अच्छा, तो ये रियलिटी है ऑटो रिफ्यूजल? हाँ बिल्कुल रियलिटी है ऑटो रिफ्यूजल। हाउ टू अवॉइड दिस? फिर वेट करें एक अच्छे वक्त का, जब ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी फ्लेक्सिबल हो और नया साल शुरू हो रहा हो, नए इंटेक्स हो और अच्छे कोर्स अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, तो होप्स हो कि ऑटो रिफ्यूजल से अवॉइड किया जा सकता है उस टाइम। यू मीन टू से कि अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी है लेकिन हम तो लेवल 3 हैं, हम किधर जाएंगे? पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू भी तो देखनी है, जो हमने ही खराब की है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहां जाके, जैसे आपने कहा कि ब्रीच करते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, हालांकि वो लिया होता है फिर भी ब्रीच करते हैं, तो अब हम लेवल 3 में चले गए, पता नहीं किस टाइम हम बेहतर की तरफ जाएंगे, तो उसको फिर कैसे मैनेज करें हम? आपकी बात ठीक है कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में ये कहना कि ऑटो रिफ्यूजल नहीं है या रिफ्यूजल नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत होगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या वीजा ऑफिसर इंडिविजुअल फाइल को भी देखता है वीजा देने से पहले, और प्लस कंट्री टू कंट्री, दोनों कंट्रीज की आपस में क्या ट्रेड है, उनके फॉरेन रिलेशन किस तरह के हैं, और वीजा कंडीशंस को किस लेवल पे ब्रीच किया गया है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, इन सारी चीजों को देख के एक वीजा ऑफिसर वीजा देता है। और जबकि हमारे कंट्री के अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई फॉरेन ट्रेड ही नहीं है तो इस पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है वीजा रिफ्यूजल पे। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि वीजा रिफ्यूज जो है वो हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस इन बिटवीन द कंट्रीज मैटर्स, 100% मैटर करते हैं, फॉरेन रिलेशन आपके बिल्कुल मैटर करते हैं। तो जब एक बच्चा सोचता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया स्टडी परमिट अप्लाई करना है, सब क्लास 500 स्पेशली, उसी पे ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या प्लान कर लेना चाहिए टू गेट पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द वीजा ऑफिसर? उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर हो, सोर्स ऑफ इनकम बेहतर हो, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बैलेंस के साथ हो, देन एडमिशन के लिए अप्लाई करे और वीजा के लिए अप्लाई करे, तो होप्स हो वो ऑटो रिजेक्शन से बच जाएगा। तो सबसे ज्यादा वीजा ऑफिसर किस चीज को देखता है वीजा फाइल में?
आजकल जो वीजा ऑफिसर देख रहा है सबसे पहले डेफिनेटली फॉरेन रिलेशन को देखेगा और देख भी रहे हैं हमारे जो पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फॉरेन रिलेशन है, ट्रेड कितनी है उसको देखेंगे। जो स्टूडेंट्स वहां पे जा चुके हैं उन्होंने किस लेवल तक वीजा कंडीशंस ब्रीच की या नहीं की वो देखेंगे। सही है। और सेकंड, जो पाकिस्तान में स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहा है वो किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में, उसकी रेलेवेंसी क्या है, वो कहाँ से पढ़ा हुआ है पाकिस्तान से, अच्छा। और उसके सोर्स ऑफ इनकम और बैंक स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया में ये एक बात बड़ी मशहूर है कि एक दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स को 6 महीने पुरानी देनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हैं कि हमने ऑनशोर स्टूडेंट वीजा के लिए बच्चों की एक्सटेंशन अप्लाई की हुई थी। अच्छा। तो वीजा ऑफिसर ने ड्यूरिंग प्रोसेस, जिसको S56 भी कहा जाता है, अच्छा। वो फॉर्म भेजा है या ईमेल्स किए हैं और स्टूडेंट से एक साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट और मेंटेन्ड बैलेंस के साथ, जहां प्रीवियस जितनी भी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं 1 साल की, जो भी उनके पेरेंट्स अगर उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जहां बहन भाई उनके सिबलिंग्स उनको फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट प्लस सोर्स ऑफ इनकम भी डिमांड किए हैं। तो उस चीज को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास 1 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करें तो बहुत बेहतर रह जाएगा। ठीक है, ये अभी हम फाइनेंशियल्स पे ही आके स्टक हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेंड नहीं है टू हैव द लिक्विड कैश इन आवर अकाउंट्स, स्टूडेंट के अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में। तो उस टाइम वो बच्चा कुछ प्लान करता है, पेरेंट कहते हैं हम ये चीज सेल करके तो हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हायर एजुकेशन अब्रॉड, एक ड्रीम होता है पेरेंट्स का भी स्टूडेंट का भी। तो अभी वो कोई चीज सेल करके बच्चे के अकाउंट में रख रहे हैं, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने वीजा ऑफिसर के माइंडसेट पे लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे उनका कोई ना कोई जरिया माश तो होगा, वो अपने उसका प्रूफ दे दें, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फॉरेन में होते हैं, वो उसका जेन्युइन प्रूफ प्रोवाइड करें कि उनकी पर मंथ एक इनकम कितनी है, और देन वो कोई चीज सेल कर रहे हैं और उसका प्रूफ सब जेन्युइन दे दें, तो उम्मीद है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लाइक थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में चल रही है, and then they sold anything and then they can add it in the that financial documentation. डेफिनेटली कोई भी अगर पेरेंट्स हैं, बच्चों को उन्होंने प्लान कर लिया ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए, अब उनके पास फंड्स भी होंगे, अगर फंड्स नहीं है वो चीज सेल कर रहे हैं, तो उनका कोई तो जरिया माश होगा, कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो यहाँ से अपने लिविंग कास्ट को बीट कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद आप खा पी रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका प्रूफ तो दें वीजा ऑफिसर को। उस्मान सॉरी बात काटूंगी, हम तो अकाउंट में पैसे ही नहीं रखते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वीजा ऑफिसर को अभी बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। पहले ये होता था कि हम स्टाम्प पेपर पे डॉक्यूमेंट्स लिख के देते थे कि हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी इतनी अर्निंग है, वो के स्टूडेंट्स की इतनी अर्निंग होती भी है उनके पेरेंट्स की आय में, होती है। लेकिन अब वीजा ऑफिसर ये चाहते हैं कि आप उनकी हमें लिक्विडिटी शेप में, मतलब बैंक स्टेटमेंट की शेप में हमें वो दिखाएं कि आप वाकई ही इतने पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो एक बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करते तो ये एक नेगेटिव चीज हो जाएगी एडमिशन के लिए भी और वीजा के लिए भी। इवन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो IRTS, मतलब जिसको हम टैक्स रिटर्न कहते हैं, वो डिमांड कर रही हैं स्टूडेंट्स के लास्ट 2 इयर्स के, लास्ट 3 इयर्स के एडमिशन देने के लिए भी। अच्छा, तो उसमें तो प्रॉपर्टी भी शो हो जाती है, उसमें अगर हमारे सारे फाइनेंशियल शो हो जाते हैं, तो इज इट गुड इनफ टू गो फॉर द GS कि हम सिर्फ अपनी लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न देने और वो बहुत अच्छी है, लेकिन कैश नहीं है हमारे अकाउंट में? नहीं, कैश तो लाजमी होनी चाहिए। कैश हमने करंट रख लिया, अभी रख लिया, अभी रख लिया तो उसका प्रूफ दें। आप जो आप टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, चाहे FBR को दे रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी या एम्बेसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर तो ये चीज क्लियरली मेंशन है कि आपकी सालाना इनकम क्या है। अगर एक फैमिली ये कहती है कि हमारी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है, तो उसको तो यूनिवर्सिटी भी इंटरटेन नहीं करेगी और उसको एम्बेसी भी मुमकिन है कि इंटरटेन ना करे। तो उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, ये कंपलसरी समझ लें अब हो गया, ये तो लाजमी आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो उस्मान ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया। सब कुछ ही है, बच्चे ने लेवल 1 में एडमिशन भी ले लिया, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी डिनाई। सो व्हाट इज दिस? ये रिफ्यूजल की रीजन क्या है? क्या कोई कोटा सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में भी? हाँ, बिल्कुल कोटा सिस्टम होता है ऑस्ट्रेलिया में। उसकी एक सादी सी एग्जांपल ये ले लें, हम किसी फंक्शन पे इनवाइट करते हैं बंदों को, हम पहले कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमने उनको बैठाना है, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना है। तो सेम कोई भी कंट्री किसी भी किस्म का वीजा जब देती है उन लोगों के लिए जिन्होंने साल वहां पे रहना है, टेम्परेरी वीजा देखें ऑस्ट्रेलिया का 2 साल का होगा,
3 साल का या 4 साल का, या इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का। अब इतना अरसा अगर स्टूडेंट ने वहां पे रहना है तो उसने अकोमोडेशन भी यूज करनी है, फूड भी है, फिर उसने रोड भी यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये काउंट होती हैं। इस हिसाब से कोटा सिस्टम तो हर कंट्री का लाजमी होता है। और अच्छा। ऑस्ट्रेलिया वाले भी इंटरनली कोटा सिस्टम के साथ ही वो चलते हैं। हर कोटा वो डाइवर्ट जरूर हो सकता है, वो मुमकिन है कि किसी कंट्री में 100 स्टूडेंट को वीजा देने का प्लान कर रहे हो, वहां से वो कोटा उठा के वो पाकिस्तान को दे दें, ये इंटरनली चेंज होता रहता है, बिल्कुल ये होता रहता है। अच्छा, कंट्री वाइज भी कोटा है, बिल्कुल कंट्री वाइज ओवरऑल भी कोटा है जैसे कनाडा में है, और फिर कंट्री वाइज भी कोटा है। पर उनका सिर्फ नेचुरली कंट्री वाइज ही कोटा है, उनका स्टेट वाइज कोई कोटा नहीं है इस तरह का। अच्छा, इसमें अभी आपने वर्ड यूज किया थिंक टैंक, ये थिंक टैंक कुछ ज्यादा नहीं पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बेसिकली अब जिस जिस कंट्री से उनका नेगेटिव फीडबैक जाता है, कंट्री से भी और वहां जो स्टूडेंट जा चुके होते हैं उनसे भी, तो इस बेस पे वो जो डिसीजन लेते हैं तो इमिग्रेशन या होम अफेयर को उसी बात पे आके डिसाइड करना होता है कि अब हम स्टूडेंट्स किस तरह के स्टूडेंट्स को या किस कंट्री के स्टूडेंट्स को वीजा दें। अभी रिसेंटली देख लें, नॉर्मली एक लेवल सिस्टम है जो कि बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में जाना है, पाकिस्तान लेवल 3 में है। नॉर्मली जो लेवल्स चेंज होते हैं वो साल के 2 महीनों में होते हैं, एक तो मार्च में होते हैं और एक सितंबर में होते हैं। इस दफा जनवरी में क्यों चेंज कर दिए गए, ये जानना जरूरी है। बड़ी जल्दी चेंज कर दिए गए, इसलिए कि खास करके कुछ कंट्री से बड़ा मिसयूज किया जा रहा था। खास करके बांग्लादेश के हम एग्जांपल दे लेंगे, बांग्लादेश लेवल 1 में था और एकदम 4 महीने बाद वो लेवल 3 पे आ गया बांग्लादेश। अच्छा। तो जो मिसयूज किया गया उन लेवल्स को, इस वजह से उन्होंने स्पीडली लेवल को चेंज कर दिया। और ये लेवल जो है कंट्रीज के, ये वीजा लगने पे या रिफ्यूजल पे बिल्कुल इंपैक्ट करते हैं। तो लेवल्स बनते कैसे हैं? लेवल डिफरेंट छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करके बनते हैं। अगर पाकिस्तान से जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनकी वीजा फाइल में कोई फ्रॉडलेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी लेवल बनने में एक हिस्सा, बिल्कुल फैक्टर है डेफिनेटली। और दूसरा, जो स्टूडेंट वहां जा चुके हैं उन्होंने वीजा कंडीशंस कितनी ब्रीच की और वीजा रिफ्यूजल रेट क्या है और कंप्लीशन रेट क्या है, ये सारी चीजें मिला के, खास करके असाइलम कितना अप्लाई किया गया है, तो ये सारी चीजें काउंट करके उस कंट्री और इंस्टीट्यूट का जो है वो लेवल बनता है। और ये हर 6 महीने बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन चीजों को मॉनिटर करता रहता है, देन वो फिर लेवल अनाउंस कर देते हैं। जो लेवल 3 है, लेवल 3 से अब डाउन कुछ भी नहीं है, मतलब जो आखिरी लेवल है वो लेवल 3 ही है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है और बहुत से कंट्रीज लेवल 3 में है इस टाइम। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी भी कंट्री में जाएं लेकिन अपने होमलैंड की रिस्पेक्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें। आप असाइलम करते हैं, इंस्टीट्यूट स्विच करते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वीजा लेके जाके किसी कॉलेज में चले जाते हैं, प्रोग्राम चेंज करते हैं, क्लासेस नहीं अटेंड करते, तो ये इस सारी बातों से अकॉर्डिंग टू उस्मान भुट्टा हमारे लेवल बनते हैं, कंट्रीज के लेवल बनते हैं, कंट्रीज की रेपुटेशन बनती है वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी मुल्क में जाएं, पढ़ भी लिया करें, हफ्ते में 1 तो 2 दिन क्लास होती है, ये क्लास भी ले ताकि आपकी प्रोफाइल बने, आपका रिज्यूमे बने, आपकी सीवी अच्छी हो। इस तरह तो आप सारी उम्र लेबर ही रह जाएंगे अगर आप क्लास नहीं अटेंड करेंगे। तो प्लीज क्लासेस अटेंड किया करें, असाइलम की बजाय PR प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लें, अपनी प्रोफाइल के ऊपर लें। हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा उस्मान के साथ कि हमें इतना इंफॉर्मेटिव और हैवी सेशन है कि मैंने तो फुल एक्सपर्ट बन जाना फॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा उस्मान, अभी हमने ये सारी बातें की, इसमें फाइनेंशियल्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने GS क्लियर करवा लिया, उसमें हमने SOP जमा करवा दी। क्या सेम SOP एज कवर लेटर या हमारे मोटिवेशनल लेटर के तौर पे एम्बेसी में भी जाएगी या उसको और पॉलिश करना चाहिए हमें? असल में एक लगा लगा रुझान है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। अगर एक स्टूडेंट है A, हम उसको सैंपल के तौर पे कह रहे हैं, A स्टूडेंट है, हाँ। उसकी SOP पे वीजा लग के आ गया। अब B, C, D जो स्टूडेंट है वो उसी SOP को कॉपी करेंगे, जो कि उनका मेजर रीजन ऑफ रिफ्यूजल हो सकता है। SOP में स्टूडेंट्स को अपनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, अपने कोर्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, अपनी फाइनेंशियल या इमोशनल टाइज होम कंट्री के साथ जो है उसके बारे में तो खुद से लिखनी चाहिए, ना कि AI हो, ना ही उसमें किसी और की SOP को कॉपी पेस्ट किया जाए। इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जो डाटा जाता है वो महफूज रहता है, और इमिग्रेशन या वीजा ऑफिसर ये चेक करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि ये जो SOP एक स्टूडेंट बातें कर रहा है कि मेरे
क्यों वीजा दिया जाए, मैं आपकी कंट्री में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, मेरे लिए कितना ये पॉजिटिव है आपकी कंट्री में पढ़ना, वो मैच करते हैं दूसरे कंट्री की एसओपी के साथ भी और दूसरे स्टूडेंट्स की एसओपी के साथ भी। अगर उसमें रिजेंबलिंग बहुत ज्यादा आ जाए तो ये भी एक इंटरनली वीजा रिफ्यूजल की वजह हो सकती है। तो एसओपी डिफरेंट होनी चाहिए। उस्मान, इंटरव्यू जब आता है बच्चे का सम टाइम, तो वो भी तो एसओपी से क्वेश्चंस उठा रहे होते हैं ना। कुछ क्वेश्चन तो देखिए उनके आंसर हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट खुद बता रही है। अब वीजा कंडीशन सबके लिए सेम होगा, लिविंग कॉस्ट सबके लिए सेम होगा, वाई ऑस्ट्रेलिया इसको बिल्कुल आप तब्दील कर सकते हैं। हर एक की अपनी राय हो सकती है, अपने अल्फाज हो सकते हैं। कुछ तो है वो समझ लें कि लगे लगाए क्वेश्चन हैं, उनके आंसर तो सबके लिए सेम होंगे। वो अगर एसओपी में हम 20 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 20 क्वेश्चंस है, उनकी हर स्टूडेंट ने आंसर करने हैं। 10 तो पॉसिबल है कि सबके सेम हो, मुमकिन है कि सेम हो सबके, लेकिन 10 तो चेंज हो ना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेने के बाद क्या करूंगा, अगर कोई बिजनेस वाला बच्चा है या मेडिकल वाला बच्चा है, साइंस इंजीनियरिंग वाला बच्चा है, तो जो आंसर किसी स्टूडेंट्स ने दिया उसका वीजा लग चुका है, वो उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है या करता है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। तो स्टूडेंट को हर दफा अपनी नई एसओपी देनी चाहिए, नई बात करनी चाहिए। उस्मान, कुछ लास्ट 1 to 2 ईयर से तो ऑस्ट्रेलिया तकरीबन पाकिस्तान से तो क्लोज था, वो कैप लगी हुई थी, वो एक सबको पता था कि इस टाइम कैप है। अब थोड़ा सा हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और हमें बताएं कि अगर बेहतर हो रहे हैं तो हम अपने आप को और बेहतर कैसे करें। बड़ा कम्प्रिहेंसिव हमारे स्टूडेंट्स की इतनी इंक्वायरीज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, पेरेंट्स का भी ड्रीम ऑस्ट्रेलिया ही है, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया कितना वैल्यू कर रहा है, तो वो क्या सोचे, अब क्या करे कि अभी उसको अप्लाई कर देना चाहिए, और अगर वेट करते हैं तो फिर वो तो करंटली वीजा रेशो कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है और नियरेस्ट फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए उम्मीद की जाती है कि बेहतर वीजा रेशो होगी। उसके पीछे एक मेजर फैक्टर ये है कि वहां के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, खास करके जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही हैं जिनकी एलिजिबिलिटी है और जिनमें गैप कम है, उनके प्रीवियस एजुकेशन में मार्क्स बेहतर हैं, जिनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बेहतर हैं। तो इस हिसाब से उम्मीद की जा सकती है कि नियरेस्ट फ्यूचर में चीजें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लाजमी होगी और वीजा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक वो हमारी जो एक सिस्टम होता था 2 years बैक, मतलब तू भी आ जा, तू है वाले डिप्लोमा से चला जा, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा इस तरह करके 2-3 साल का उनका हम ना सीओई बना लेते थे, तो क्या अब भी हम फिर शुरू कर ले भाई? ना, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला तो ये स्टेप है एडमिशन। तो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट क्या है जिसने प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 या 2 में रहना है, वो तो कभी भी आपको इस तरह के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देगा। और वोकेशनल सेक्टर जिसको हम डिप्लोमा वगैरह भी कहते हैं, या ट्रेड कोर्स एक मशहूर है, ट्रेड कोर्स में जाना है, तो वोकेशनल सेक्टर में वैसे भी वीजा रेशो कम है पाकिस्तान के लिए, तो इन स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है कि वीजे के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर जो करना चाहते हैं अप्लाई, वो मिनिमम बैचलर या मास्टर लेवल में करें और यूनिवर्सिटीज में करें, या कॉलेजेस में करना चाहते हैं टैफ कॉलेजेस में करें, और प्राइवेट कॉलेजेस में उन कॉलेजेस में करें कि जो प्रायोरिटी लिस्ट 1 में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, लाइक वो जो पहले हम वेट कोर्सेज उठाते थे और कॉलेजेस में रिक्रूट कर देते थे बच्चों को, अब हमें अवॉइड करना है। और स्टूडेंट तो जाहिर हमारे, हम सब एक्सपर्ट्स के थ्रू ही अप्लाई कर सकता है। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए खुद से अप्लाई नहीं करता, उसको किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी है फॉर द एडमिशन। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि पहले डिप्लोमास में चले जाते थे, कॉलेजेस में चले जाते थे, कोई भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हम कर लेते थे 2-3 साल के डिप्लोमास जोड़ के, 1 साल का ले लिया, 2 साल का ले लिया, 3 साल का ले लिया। सो नाउ यू हैव टू गो फॉर द डिग्रीज ओनली। बैचलर्स के लिए नो गैप, प्लीज कोई गैप नहीं। इधर तुमने एफए का एग्जाम दिया है या अभी देना है अप्रैल में, तो अभी से आप प्लान कर लो, अपने पेरेंट्स को बताओ, खुद भी देखो कि आप अभी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सीधा करना शुरू कर दें, अपनी इंग्लिश पे फोकस करें। तो अभी हम उस्मान से भी कहेंगे कि वो समराइज कुछ ऐसा हमें बताएं कि अभी हम चूंकि वीजा ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी से A-level के एग्जाम होने वाले हैं, एफए इंटरमीडिएट के एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी पेरेंट्स क्या करें, और वो जो एजेंसीज नई आई हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे प्लान करें। तो उस्मान ये बताएं हम सब देखने वालों को, मुझे भी, कि हमने एग्जाम देना है अभी एफए एफएससी इंटरमीडिएट का, हमने एग्जाम देना है अभी कैम्ब्रिज का, तो अभी जैसे अभी हम 3-4 महीने पहले से क्या कुछ करना शुरू कर दें, और क्या वीजा के लिए बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हमें ऑटो रिजेक्शन देने का सोचे भी ना वो लोग।
अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं या ए लेवल्स कर रहे हैं, उनको तो अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए और साथ साथ अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहिए। और उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे बिल्कुल काम करना चाहिए, जिसमें पहले जिक्र कर चुका हूं कि सोर्स ऑफ इनकम और मेंटेन्ड बैलेंस भी ट्रांजैक्शंस वाली बैंक स्टेटमेंट, इस पे काम करना चाहिए। इंग्लिश पे क्यों काम करना चाहिए? जिस स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आएगा आइट्स पीटी में, अभी ऑस्ट्रेलिया में 8 इंग्लिश कोर्सेज हैं जो एक्सेप्ट होते हैं, जिसमें लैंग्वेज सर्ट भी आ गया। क्या तो अगर उसकी इंग्लिश में अच्छा स्कोर आ गया कि नहीं आया? सॉरी, होम बेस लैंग्वेज सर्ट आ गया? होम बेस कुछ भी नहीं आया, होम बेस नहीं आया। तो आपको अगर उसमें अच्छा स्कोर ले लेते हैं और आपके एकेडमिक स्कोर भी अच्छे हैं, तो जो आपने पढ़ा उसी कोर्स में या उस तरह के कोर्स में जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि वीजा लगने के चांस इंशाल्लाह आपके ज्यादा हो जाएंगे। उस्मान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताएं कि वीजा फाइल जो है वो स्टूडेंट की ईमेल से करें या जो एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे जो ऑस्ट्रेलिया सालों से कर रहे हैं, डेकेड से कर रहे हैं, वो अपने बिहाफ पे प्रेजेंट करें स्टडी वीजा फॉर द ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, वीजा अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट अपनी सीओ इशू करवाता है, एडमिशन लेटर भी आप उसको कह सकते हैं, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सीओ जो इशू होती है वो प्रिज्म से होती है। प्रिज्म लिंक्ड है होम अफेयर के साथ भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ भी, और यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास उसका लॉगिन भी है। अब उसमें तकरीबन यूं समझ लें कि कंपलसरी है कि एजेंट की डिटेल को ऐड करना। तो ये कहना कि इमिग्रेशन वालों को या एम्बेसी वालों को बिल्कुल नहीं पता कि ये सीओई किस एजेंट ने निकलवाई है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ये अब काफी गलत होगा। तो आपका जो क्वेश्चन के एजेंट पैनल से, मतलब एजेंट अपनी तरफ से अप्लाई करे या स्टूडेंट अपने बिहाफ पे अप्लाई करे कि मैं खुद से सारा कुछ अरेंज किया है, या एडमिशन मैंने सिर्फ एजेंट से लिया और वीजा में फाइल कर रहा हूँ, बेहतर यह है कि एजेंट पैनल से ही अप्लाई किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं इंटर में, उनका लास्ट ईयर चल रहा है या ए लेवल्स में, वो अपनी पढ़ाई पे सही फोकस करें, अच्छा स्कोर लें, अच्छे मार्क्स लें, साथ साथ अपनी इंग्लिश बेहतर करें। आइट्स करना है या पीटी करना है, उसमें अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे काम करना अभी से शुरू कर दें, अगर पहले से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अरेंज नहीं किए या उन्होंने कभी इस तरह का सोचा नहीं है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में 2 मेजर चीजें हैं, एक बैंक स्टेटमेंट और एक है सोर्स ऑफ इनकम। थैंक यू उस्मान भुट्टा, थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से आए, हम सब के लिए उस्मान आए ताकि हम सब अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा प्लान कर रहे हैं तो उसको कैसे अपनी फाइल को हम बेहतर कर सकते हैं। एडमिशन हो जाएगा आपका, एडमिशन नॉट एन इशू। वीजा टारगेट किया करें हमेशा, आप अपने एजेंट को कहा करें, अपने कंसल्टेंट को कहा करें कि मेरी एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव करो। बट एवर अभी करंट आप जब लेके जाते हो एक स्टेटस अपने कंसल्टेंट के पास, उसे कहें कि वो आपको गाइड करे कि आप उसको कैसे पॉलिश कर सकते हैं, और हमारे पॉडकास्ट पूरे सुने तो आप खुद ही पॉलिश हो जाएंगे। स्टे ट्यून विद शाहीन टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड।